नमस्कार, आपका स्वागत है डेन न्यूज़ में और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरों की शुरुआत से पहले एक नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। साहिबगंज के छात्र का अब तक कोई सुराग नहीं, 1 करोड़ की मांगी गई है फिरौती। अनहोनी की आशंका से परिजनों में दहशत का माहौल। एक तो कोरोना और ऊपर से बाढ़ की तबाही, दोहरी मार झेल रहे किसानों का टूट रहा है सब्र का बांध। और गर्ल्स हॉस्टल के कमरे का ताला टूटने से बौखलाई छात्राएं, बुलानी पड़ी पुलिस। ये थी आज की सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। साहिबगंज में 11 वर्षीय बच्चे के अपहरण मामले में अब तक कोई सुराग नहीं मिल पाया है। अपराधियों ने फोन पर 1 करोड़ की फिरौती मांगी है। घटना के बाद से परिजनों का बुरा हाल है। पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। साहिबगंज प्रखंड के जिराती टोला के वार्ड 4 के विनोद राय के 11 वर्षीय पुत्र चाहत कुमार का रविवार को दिन दहाड़े अपहरण हो गया। बाइक सवार 2 युवकों ने वारदात को अंजाम दिया है। उसे बाइक पर बीच में बिठाकर मोतीपुर की ओर लेकर फरार हो गए। वह अपने घर के दरवाजे पर 2 बहनों के साथ खेल रहा था। शाम करीब 4 बजे बदमाशों ने एक नंबर से कॉल कर परिजन से 1 करोड़ रुपए की फिरौती मांगी है। नहीं देने पर बच्चे से हाथ धोने की धमकी भी दी है। इधर अपहरण की जानकारी होते ही परिजन साहिबगंज पुलिस को जानकारी दी। इसके बाद साहिबगंज थानेदार राजू कुमार दल बल के साथ जिराती टोला पहुंचे। घटना के वक्त चाहत के साथ दरवाजे पर खेल रही दोनों बहनों से पूछताछ की। बाइक सवार युवकों के संबंध में जानकारी ली। इसकी जानकारी होने पर एसडीपीओ सरैया राजेश शर्मा भी मौके पर पहुंचे। दोनों बच्ची चाहत कुमार की मां और नाना योगेंद्र राय से करीब आधे घंटे से अधिक पूछताछ की। वैज्ञानिक जांच के लिए उनका मोबाइल नंबर भी लिया। इसके बाद साहिबगंज थाना जाकर थानेदार को छानबीन के बिंदु पर निर्देश भी दिया। इसके आलोक में साहिबगंज थानेदार चाहत की बरामदगी को लेकर छापेमारी व अन्य कार्रवाई में जुट गए हैं। मांग कथी करें, बच्चा मांग रहे हैं तो दूसर क्या है? बच्चे नहीं मांगेगा, दूसर क्या चीज हम मांगेगा उनसे? हमारा बच्चा चाहिए, हमारा बच्चा सोले से चल आइए। मिठनपुरा के एक गर्ल्स हॉस्टल में सोमवार को छात्राओं ने जमकर हंगामा मचाया। छात्राओं का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान सभी छात्राएं हॉस्टल को छोड़कर चली गईं। वापस आने पर कमरे का ताला टूटा पाया और कीमती सामान भी गायब मिले। हंगामा बढ़ते देख संचालिका को पुलिस बुलानी पड़ी। मिठनपुरा के मन्नानी लेन स्थित नारायणी छात्रावास की छात्राओं ने जमकर हंगामा किया। छात्राओं का आरोप है कि लॉकडाउन के दौरान उनकी गैर मौजूदगी में हॉस्टल के रूम में चोरी हुई है। चोरी की सूचना पर छात्रावास पहुंची कई छात्राओं ने हंगामा मचाया। हंगामा की सूचना पर मौके पर पहुंची मिठनपुरा पुलिस ने छात्राओं को समझा बुझाकर शांत कराया। छात्रावास में रह रही छात्रा प्रिया ने बताया कि वे लॉकडाउन होने की वजह से अपने घर मोतिहारी चली गई थी। आने पर देखा हॉस्टल में स्थित उसके रूम का ताला टूटा हुआ था। इतना ही नहीं, रूम में से कीमती कपड़ा और कैश भी गायब थे। मेरी रूममेट परसों आई हुई थी और मैम के पास रूम का की था, तो बच्चा को एक साथ लेकर आई और मैम गेट पे ही 4000 रुपया उससे ले लिया। अभी अगस्त तक का पेमेंट, जबकि यहाँ अभी मतलब कि कोई लड़की भी नहीं है। लाइट भी कटवा दिया गया है, गाड़ी भी कटवा दिया गया है। तो पूछी मैम पैसा क्यों ले रही हैं? तो बोली कि हम तुम लोग का सामान सुरक्षित रखे हैं। ज़बरदस्ती करके ले ली। और वो उसके बाद वो रूम में आकर देख रही है तो सब चोरी है उसका सामान। वो देखी, फिर हम लोग का सामान देखी कि हम लोग का तो नहीं चोरी है। तो हम मेरा ताला लगा हुआ है और लॉक ही निकाल दिया गया है उसमें से। तो उसका वो फोटो क्लिक करके हम लोग को भेजी परसों। क्या चोरी हुआ आपका? का संडे की वजह से नहीं है। मेरा उसमें 4000 रुपया था जो हम मार्च का पेमेंट करने वाले थे। उसके बाद होली था तो सोचे कि होली बाद आके करेंगे। उसके बाद इसी में रख दिए। उसका मेरा डॉक्यूमेंट्स था, न्यू सारा ड्रेस था, लेकिन डॉक्यूमेंट्स गिरा हुआ पड़ा हुआ था, मिल गया डॉक्यूमेंट्स।
लेकिन न्यू ड्रेस एक भी नहीं है। शादी था मेरे घर में, नया नया ड्रेस खरीदे थे, एक भी ड्रेस नहीं है, सब गायब है। पुराना कपड़ा पूरा भरा हुआ है, देखिए पूरा रूम में बस पुराना कपड़ा दिखेगा। तो कैसे सूचना दी गई आप लोग? परसों मेरी एक रूममेट आई थी तो देखी थी, बोली गेट पे कि मैम चलिए मेरा सामान चाहिए, एक था पैसा भी ले ली, मेरा सामान भी चला गया, चलिए आप रूम का हाल देखिए क्या है। बोली हमको नहीं पता है। और जो लड़की आ रही है बोले चोरी सुन के आई, चोरी सुन के आई, चोरी तो हुआ ही नहीं किसको है। जिम्मेदार मानती है? इसका जिम्मेदार किनको मानती है? हमको नहीं पता है कि ये लड़की लोग की चोरी है या मैम करवाई है या फिर ड्राइवर, एक ड्राइवर था जो हमेशा यहाँ रहता था। बहुत लड़के बोलिए कि ड्राइवर पर शक है, लेकिन हमको नहीं पता। ये नारायणी बताइए। सर हम तो सामान लेने आए थे और ओल्ड बिल्डिंग में चोरी हुआ था। अच्छा, आप लोग का सामान सुरक्षित है? हाँ सुरक्षित है। रूम का ताला वाला भी टूटा हुआ? नहीं। आप बताइए कहाँ से आई हैं? सीतामढ़ी। क्या हुआ था? वही सुनने में आया था चोरी हो गया, तो सोचे जाके बुक और डॉक्यूमेंट सब ले आते हैं। सब सुरक्षित है आप? हाँ सब ठीक। क्या रूम का ताला टूटा हुआ था? मेरे रूम का नहीं है उधर। इधर नारायणी छात्रावास की संचालिका सह एमडीडीएम कॉलेज के पूर्व प्राचार्य डॉक्टर निर्मला सिंह ने बताया कि चोरी कैसे हुई है उन्हें पता नहीं है। उन्होंने बताया कि कई लड़कियों का बकाया पैसा बाकी होने की वजह से इसने हंगामा का शक्ल दिया जा रहा है। जब से लॉकडाउन हुआ तब से बंद है। बच्चे पर जो चोरी का आरोप लगाए, क्या है पूरा मामला? अरे लड़की बीच बीच में गार्जियन के साथ आती है और उसके बाद वो अपना खोलती है, सामान लेकर गई है। तो उसी में एक लड़की का शायद ताला टूट गया है, वो आई, अब कौन किया हम तो देखे नहीं भगवान के। तो उसका कुछ कपड़े चोरी हो गए, सब सामान था ही। उसी पर 3-4 इन लोग का ड्यूज बहुत बाकी था, तो ड्यूज नहीं दे इसके लिए ये सब प्लानिंग करके आया था, ऐसा हंगामा किया है। पुलिस को बुलाया था? पुलिस नहीं आई थी? हाँ आई थी, इन्हीं लोग बुलाया था। अभी हॉस्टल खाली करवा रहे हैं सब लोग? हाँ अभी तो जो ये ऐसे जो गार्जियन हैं और जो लड़कियां हैं, इन लोग को हॉस्टल में हम रखने नहीं जा रहे हैं। और तब से ये बंद ही बंद चल रहा है, जब से लॉकडाउन हुआ। लॉकडाउन हटा दिया गया है? नहीं, गार्ड को कैसे रखते हैं, वो बेचारा अपने भाग गया। हाँ। तो क्या लगा चोरी की घटना हुई है पीछे से कोई? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, ऐसी कोई चोरी नहीं, कोई ये नहीं, जस्ट कपड़ा जो कुछ 2-4 ठोक गया है। ये र्यूमर करके और इन लोग प्लानिंग करके हंगामा किया। बाढ़ से परेशान मुजफ्फरपुर के किसान अब सड़क पर उतरने को मजबूर हैं। राहत सूची में नाम दर्ज कराने की मांग करते हुए सोमवार को कुढ़न्नी के किसानों ने अंचलाधिकारी के समक्ष जमकर प्रदर्शन किया। कुढ़न्नी प्रखंड के राज मोहम्मदपुर मुबारक के बाढ़ से प्रभावित पीड़ितों ने राहत सूची में नाम दर्ज कराने की मांग को लेकर सोमवार को कुढ़न्नी प्रखंड कार्यालय का घेराव करते हुए जमकर विरोध प्रदर्शन किया। बाढ़ से पीड़ितों का आरोप है कई बार अंचलाधिकारी से शिकायत के बावजूद वार्ड संख्या 1 से 10 तक के बाढ़ से पीड़ित परिवारों की राहत सूची में नाम शामिल नहीं किया गया है, जिससे आक्रोशित होकर ग्रामीणों ने अंचलाधिकारी के समक्ष विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। जब तक सूची में सभी बाढ़ पीड़ितों का नाम नहीं जुड़ता है, तब तक आगे भी आंदोलन जारी रहेगा। और कोई राहत नहीं मिला है। विगत 1 घंटा से ऊपर होने जा रहा है, कोई भी बड़े पदाधिकारी यहाँ पे उपस्थित नहीं है और किसी को कोई सुनने वाला नहीं है। 1 से 10 तक ये जो वार्ड है, इसको कोई राहत का मुहैया नहीं कराया गया है। यहाँ पे उपस्थित हमारे जितने भी मोहम्मद मुबारक पंचायत के माताएं बहने और जितने भी मुखिया समिति, हमारे पैक्स अध्यक्ष, गार्जियन, जितने भी वार्ड सदस्य और पंचायत जितने भी हैं, इनको कोई भी सुनने वाला नहीं है। लगभग 1 घंटा से ऊपर होने जा रहा है। रविवार की शाम गोला रोड के एक दुकानदार के कर्मचारी महेश कुमार की पुलिस ने जमकर पिटाई कर दी। इससे उसका सिर फट गया। आनन फानन में उसे सदर अस्पताल ले जाया गया। बताया गया कि रविवार की शाम गोला रोड के मिर्चाई मंडी में अचानक पुलिस धमक गई और लाठी चलाना शुरू कर दिया। पुलिस के इस रवैये से स्थानीय दुकानदारों में भारी आक्रोश है। लगे तो हम हट के आगे चले गए। आगे चले गए तो आए घर से बस लगे पीटना शुरू कर रहे हैं। सर काहे मार रहे हैं, हम कुछ नहीं किए, इसी स्टाफ है, इसमें रहते हैं, तो काहे हम कुछ कर भी नहीं किए हैं, हम इसी में रहते सब कुछ करते हैं, यहाँ कमाते खाते हैं, गरीब आदमी है, तब भी घंटा चला रहे हैं। जब जो सर फट गया है तब देखे हैं तो जाके छोड़ गए। कौन लोग थे? वो लंबे करके थे, चोट लग गया, प्रशासन थे, चोट लग गया तो हम तो एकदम अथी हो गए। क्या हुआ है? सर हम तो घर पर थे, अब स्टाफ यहाँ सफाई कर रहे थे, प्रशासन हमको मालूम हुआ कि सर फट गया है
तो हम यहाँ आए हैं तो हम आपको देखे हैं कि भाई इसका सर फटा हुआ है, हम तो हॉस्पिटल लेके जा रहे हैं। अब इसको आप लोग को रिक्वेस्ट है कि आप ही लोग इसका न्याय कर सकते हैं, इससे ज़्यादा हम लोग क्या करेंगे। अब प्रशासन है, प्रशासन ठीक है मारे 1 घंटा 2 घंटा मारते अलग की बात था, इस तरीक़ा से सर फाड़ देंगे। गरीब आदमी मजदूरी करने आए हुए हैं और मेरे ही भरोसे नहीं दुकान में रहता है। वेतनमान की मांग करते हुए वित्त रहित शिक्षकों ने सोमवार को एलएस कॉलेज में मुख्यमंत्री का अर्थी जुलूस निकालकर जमकर प्रदर्शन किया। शिक्षकों ने कहा कि 2012 के बाद से अनुदान दिया ही नहीं गया। प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि 10-10 केंद्रों पर काम कराया जाता है, लेकिन एक ही केंद्र की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। वित्त रहित शिक्षकों के द्वारा लगातार वेतनमान की मांग को लेकर आंदोलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में सोमवार को लंगट सिंह महाविद्यालय में शिक्षकों ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला। इस दौरान उन्होंने बिहार सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वित्त रहित शिक्षकों ने बताया कि पिछले कई महीनों से इसको लेकर आंदोलन चल रहा है। बिहार सरकार ने 2012 के बाद से तो अभी तक अनुदान दिया ही नहीं है। अनुदान राशि बहुत आंशिक होती है, लेकिन उससे घर चलने वाला नहीं है। इसलिए हम लोग वेतनमान की मांग कर रहे हैं। जल्द से जल्द हमें वेतन मिले, क्योंकि हमारी पीढ़ियां बर्बाद हो रही हैं। हमारे पास ठीक से पैसे नहीं हैं अपने बाल बच्चों को पढ़ाने के लिए, फिर भी हम लोग काम कर रहे हैं। इस बार नीतीश कुमार को सोचना चाहिए कि शिक्षकों की क्या हालत है। वित्त रहित शिक्षकों के द्वारा वेतनमान को लेकर लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज एलएस कॉलेज में शिक्षकों के द्वारा नीतीश कुमार का अर्थी जुलूस निकाला गया है। आइए हम बात करते हैं उनसे कि किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। जी मैडम, किन मांगों को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है? वित्त रहित का सर बहुत दिनों से अनुदान की राशि पर इन लोगों को चलाया जा रहा है, जबकि वित्त रहित जितने शिक्षक हैं सारे एमएससी पीएचडी वेल क्वालिफाइड, और सरकार जो है हमेशा बहाना बनाती है। अनुदान की भी राशि जो है वो विगत 2012 के बाद आई नहीं है। पैसे भी आते हैं तो लगता है कि जैसे एक न्यूज़ आ रहा है। वेतनमान चाहिए, अनुदान नहीं चाहिए। अब सरकार को जो है जितना सारा काम है वो वित्त रहित के मैक्सिमम टीचर निपटाते हैं। आपका एग्ज़ाम हो या परीक्षा में ड्यूटी हो, ये सारे काम सरकार इनसे लेती है और वेतनमान नहीं दे रही है। ये शिक्षकों के प्रति बहुत बड़ा अन्याय है। आपको पता होना चाहिए कि कितने सारे टीचर काल के गाल में चले गए और कितने सारे टीचर अब रिटायरमेंट के भर्ज पर है। लेकिन सरकार जब अपने आने के वोट का जब मामला रहता है तो नीतीश जी ने अपने जिसमें उनके चुनाव था उसमें उन्होंने वादा किया था कि 2017 से ये सारा बदल जाएगा। जो अभी जो अनुदान है उसको हम लोग दूसरे तरीके में लाएंगे और वेतनमान देंगे। और आज नीतीश सरकार कान में तेल लगा के बैठे हुए हैं, यानी कि उनके जो सिपह सलाहकार हैं वो वस्तु स्थिति उनको नहीं बतला रहे हैं। 40-50 हज़ार टीचर का मामला है, जबकि पैसे की कोई कमी नहीं है सरकार को। हम लोग देख रहे हैं कि शराबबंदी में 4000 करोड़ से ऊपर का राजस्व की कमी आ रही है, फिर भी नीतीश सरकार उसको झेल रहे हैं। और शिक्षा जो कि बिना शिक्षा के राष्ट्र का कल्याण नहीं हो सकता है, उस तरफ उनकी नज़र ही नहीं जा रही है। मतलब कि शिक्षकों का जो प्रतिष्ठा मिलनी चाहिए वो नहीं दे रहे हैं। जो आने वाला भविष्य बहुत ही अंधकारमय होने वाला है। 35 साल से वित्त रहित वाले लोग जो हैं परेशान हो रहे हैं। सरकार को जल्द से जल्द वेतनमान की जो भी है वो नीति लागू करके उसको घोषित करना चाहिए, ताकि शिक्षकों का जो है प्रतिष्ठा लौटे और जो राष्ट्र है उसका भी कल्याण हो। हम लोग जानते हैं कि किसी राष्ट्र को बर्बाद करने के लिए एटम बम की ज़रूरत नहीं है, उसकी शिक्षा नीति को ध्वस्त कर दो, ऐसा कहा गया है और आज वही हो रहा है। तो नीतीश जी से हम लोग करबद्ध प्रार्थना करते हैं कि सर समस्या पर मत फोकस कीजिए, समाधान पर फोकस कीजिए, और आप में है काबिलियत, आप कर सकते हैं। यही
हैं और भी लोग हैं, आइए उनसे भी बात करते हैं। किन मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं? हम लोग प्रदर्शन कर रहे हैं कि हम लोग वित्त रहित शिक्षा नीति 38 वर्षों से झेलते आ रहे हैं और आज तक हम लोगों को कोई वेतन की बात नहीं हुई है। 8 साल से हमारा काम किया हुआ जो नीतीश जी ने अनुदान की राशि निर्गत करने की बात हुई थी वो 8 वर्षों से नहीं मिली है। एक तरफ हमारी सरकार ये घोषणा करती है कि इस संक्रमण काल में, कोरोना संक्रमण काल में मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री सारे लोग कहते हैं कि एक एक व्यक्ति को भोजन दिया जाएगा, कोई भूखे नहीं मरेगा। जबकि हम वित्त रहित शिक्षकों की स्थिति ये आ गई है कि 8 वर्षों से वो हमें भोजन क्या देंगे। हमको 8 वर्षों से हमारा कमाया हुआ अनुदान की राशि तक उन्होंने हमें निर्गत नहीं किया। हमारे कितने सारे वित्त रहित साथी हमारे बीच से अर्थाभाव के कारण, इलाज के अभाव में रोटी, कपड़ा और दवा तक हमको मुहैया नहीं कराई जा रही है और वो हमारे लोग बीच से लोग चले जा रहे हैं, जा रहे हैं, कोई संज्ञान लेने वाला हम लोगों का नहीं है। आज हम लोग 37 वर्षों से जिस दंश को झेल रहे हैं, वित्त रहित शिक्षा नीति जिसका नाम था, सरकार ने 2008 में वित्त रहित तो समाप्त किया, लेकिन हम लोगों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ आज तक। सरकार ने जिस अनुदान की घोषणा की उत्तीर्णता के आधार पर, वो भी हम लोगों का 8 वर्षों से लंबित है, 9 वर्षों से, 2012 से लंबित है। वैसी स्थिति में सैकड़ों हमारे कर्मचारी भूख के कारण, बीमारी के कारण कालकलवित हो गए और हम लोग पूरे इस कोरोना काल में, जब से लॉकडाउन शुरू हुआ है तभी से मीडिया के माध्यम से, सोशल मीडिया के माध्यम से आंदोलनरत हैं। लेकिन 4 महीने 5 महीने में भी सरकार के तरफ से कोई सकारात्मक पहल नहीं की गई अभी तक, ना ही अनुदान की राशि निर्गत की गई, जिसके लिए हम लोग वर्षों से लालायित हैं। एक तो अनुदान से जीवन चलने वाला नहीं है, हम लोगों का मांग अनुदान नहीं वेतनमान है और हम लोग कफन बांध रैली आयोजित कर रहे हैं 2 सितंबर को पटना में। आज हम लोगों का ये अर्थी जुलूस उसी उपलक्ष्य में निकला है और लगभग मैं समझता हूँ पूरे बिहार प्रांत में ये आंदोलन चल रहा है। पारितोषिक दी जा रही है उन छात्राओं को, पढ़ाने वाले शिक्षकों का उनके नज़र में कोई मूल्य नहीं है। वो चाहे मर जाए, बर्बाद हो जाए, इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। इसी के खिलाफ हम लोगों का ये आक्रोश प्रदर्शन चल रहा है और ये 2 सितंबर को ये कफन जुलूस के रूप में पटना में प्रदर्शित होगा। जय हिंद। वित्त रहित शिक्षकों के द्वारा लगातार प्रदर्शन किया जा रहा है कि वेतनमान के सिवा कुछ कम नहीं लिया जाएगा। विक्रम सिंह, डेन न्यूज, मुजफ्फरपुर। प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने से नाराज आशा कार्यकर्ताओं ने सोमवार को कलेक्ट्रेट में जमकर प्रदर्शन किया। आशा कार्यकर्ताओं ने कहा कि 10-10 केंद्रों पर काम कराया जाता है, लेकिन एक ही केंद्र की प्रोत्साहन राशि दी जाती है। जनवरी 2020 से प्रोत्साहन राशि नहीं मिलने एवं काम के एवज में राशि देने में आनाकानी करने को लेकर सोमवार को शहरी क्षेत्र की आशा कार्यकर्ताओं ने समाहरणालय में सरकार के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया। इस दौरान आशा कार्यकर्ताओं ने बताया कि उन्हें बोला गया था कि जिन जिन केंद्रों पर काम कराया जाएगा वहां से प्रोत्साहन राशि दी जाएगी, लेकिन 10 केंद्रों पर काम कराया जाता है, लेकिन एक ही केंद्र की प्रोत्साहन राशि दी जा रही है। इसी को लेकर आज हम लोगों ने जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपकर मांग किया है कि हमने जिन जिन केंद्रों पर काम किया है वहां की प्रोत्साहन राशि हमें जल्द से जल्द दी जाए, क्योंकि इन दिनों हम लोग भूखमरी की समस्या से गुजर रहे हैं। 60 प्रकार के कामों में हम लोगों को अलग अलग प्रोत्साहन राशि दी जाती है और हम लोगों को काम कराने से पहले ये बोला गया था कि जिस अनुसार आप लोग काम कीजिएगा उस अनुसार आपकी राशि जोड़ के दी जाएगी, जो भी काम कीजिएगा। लेकिन जब हम लोग काम कर चुके हैं, पिछले जनवरी से लेकर अब तक का भुगतान भी नहीं किया गया है और जब भुगतान करने की बारी आई है तो ये लोग बोलते हैं कि सिर्फ एक केंद्र का पैसा देंगे और केंद्र का पैसा नहीं दिया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्री द्वारा भी हम लोग को 1000 प्रोत्साहन राशि पिछले साल से किया गया है, वो भी राशि अभी तक हम लोगों के खाते में नहीं, एक बार भी नहीं मिला है। क्या मांग है आपका? हम लोगों को यही मांग है कि हम लोग जिन केंद्रों पर काम किए हैं उन सभी की राशि हम लोगों को जोड़ के दी जाए। अपना प्रोत्साहन राशि जो काम करते उसके एवज में जो प्रोत्साहन राशि उसका हम लोग का पैसा चाहिए, उसी एवज में हम लोग हड़ताल किए हैं। हम लोग से 10 केंद्र पर काम कराया जाता है और 1 केंद्र का पैसा दिया जाता है। कितने दिनों की हड़ताल है? हम लोग जब तक हम लोग की बात नहीं मानी। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर में पार्सल हब का शुभारंभ किया। पार्सल हब के खुलने के बाद अब 7 डाक प्रमंडल के 8 जिलों के पार्सल सामान की छटाई एवं आदान प्रदान आसान हो जाएगा।
केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री रविशंकर प्रसाद ने सोमवार को कंपनी बाग स्थित प्रधान डाकघर में पार्सल हब का ऑनलाइन शुभारंभ किया। इस दौरान उद्घाटन समारोह में विशिष्ट अतिथि नगर विकास एवं आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा, विधायक केदार प्रसाद गुप्ता समेत डाक विभाग के वरीय अधिकारी व कर्मचारी मौजूद रहे। आपको बता दें कि पार्सल हब से 60 डाक प्रमंडल के 8 जिलों के पार्सल सामान की छटाई व आदान प्रदान आसान होगा। साथ ही पार्सल हब से 8 प्रधान डाकघर व 225 उप डाकघर तक पार्सल भेजा जाएगा। यहां पर 3 पालियों में 24 घंटे कार्य होंगे। वहीं इसके लिए 3 पर्यवेक्षक, 14 सहायक व 11 डाककर्मी अपनी सेवा देंगे। प्रतिदिन 800 पार्सल निष्पादित करने का लक्ष्य तय किया गया है। वहीं इस मौके पर नगर विकास व आवास मंत्री सुरेश कुमार शर्मा ने कहा कि डाक विभाग लगातार नए आयाम स्थापित कर रहा है। पार्सल हब बनने से न सिर्फ मुजफ्फरपुर को बल्कि 8 जिलों को सीधा फायदा पहुंचेगा व सामान का आदान प्रदान भी तेजी से हो पाएगा। वहीं मंत्री जी ने आगे कहा कि केंद्र व राज्य में एनडीए सरकार लगातार विकास के लिए काम कर रही है। आदरणीय रविशंकर जी ने जो पहल किया है उसका बिहार की सारी जनता उसकी सराहना करती है, क्योंकि पोस्टल डिपार्टमेंट पहले एक घिसा पिटा रास्ते पर चल रहा था, उसको आज इलेक्ट्रॉनिक बनाया गया है, उसको आज हब बनाया गया है। उसमें लोगों को आज आवश्यकता के हिसाब से सामान लोगों को बहुत जल्दी चाहिए। कोई बच्चों की दवा चाहिए, कोई ऐसा मशीन है जो ख़राब हो गया तो उसके पार्ट्स चाहिए। तो ये जो पार्सल हब बना, इससे सामान का आदान प्रदान क्विक होगा और इसका लाभ हम सबों को मिलेगा। इस विषय पर जो प्रधानमंत्री की सोच जो थी उसको कार्य रूप में देने के लिए हमारे रविशंकर जी ने काम किया है। पोस्टल विभाग जो आज केवल चिट्ठियों का काम करता था, आज उसमें एक से एक आयाम बढ़ रहे हैं। समझे, उसके अंदर पोस्टल बैंक का काम हो गया, उसके अंदर सारे खाते खुल रहे हैं, लोग को सुविधा मिल रही है, लोन मिल रहा है। इसलिए आज का दिन मुजफ्फरपुर के लिए 8 जिला का जो यह पार्सल हब बना है और उसके जो इस भवन में इस सारा को सेग्रीगेट किया जाएगा, उसको मार्किंग किया जाएगा, वो सामान क्विक ज़िले में पहुंचेगा। इसको हम लोग बहुत ही सुखद अनुभव कर रहे हैं और हम जनता से यही चाहते हैं कि हमारी जनता जो सरकार बनाई है केंद्र में और बिहार में एनडीए का, उस सरकार का यह करिश्मा है कि एक से एक सुविधा, रोज़ नए सुविधा प्रदान हो रहा है। अभी रविशंकर जी इलेक्ट्रॉनिक का ट्रेनिंग के लिए MIT में हॉल का उद्घाटन किया। आज 8 ही दिन तो हुआ है और आज तुरंत फिर दूसरा उद्घाटन हो गया। इसलिए लगातार विकास के काम चल रहे हैं और इस विकास के काम में यह एक समृद्ध, सौभाग्यशाली, संपन्न भारत बनेगा। इस आशा के साथ तमाम लोग जुड़े हुए हैं। साल के अंत में विधानसभा चुनाव होना तय माना जा रहा है। तमाम पार्टियां तैयारी में जुट गई हैं। कांग्रेस पार्टी भी किसी से पीछे नहीं है। पार्टी 1 सितंबर से ताबड़तोड़ 100 वर्चुअल सम्मेलन करने जा रही है। कांग्रेस ने इसे बिहार महाक्रांति वर्चुअल सम्मेलन नाम दिया है, जिसमें पार्टी के नेता राहुल गांधी भी जनता को संबोधित करेंगे। विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होना तय माना जा रहा है। कोरोना संकट के बीच इस बार होने जा रहे चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां तैयारी में जुटी हुई हैं, जिसको लेकर तमाम पार्टियों की ओर से वर्चुअल सम्मेलन किया जा रहा है। इसी कड़ी में कांग्रेस पार्टी के द्वारा भी बिहार में विधानसभा चुनाव को लेकर वर्चुअल सम्मेलन की शुरुआत होने वाली है, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर में तिलक मैदान स्थित जिला कांग्रेस पार्टी कार्यालय में जिला अध्यक्ष की अध्यक्षता में तमाम प्रखंड अध्यक्षों के साथ विशेष बैठक की गई, जिसमें आगामी कांटी और पारू में होने वाले वर्चुअल महासम्मेलन को लेकर तैयारियों की समीक्षा की गई। इस बारे में जानकारी देते हुए जिला अध्यक्ष अरविंद कुमार मुकुल ने कहा कि इस बार हम लोग पूरी तैयारी में जुटे हुए हैं और इस बार जेडीयू की सिटिंग सीटें और 2 निर्दलीय सीटों पर कांग्रेस पार्टी चुनाव लड़ने की तैयारी में जुटी हुई है।
बिहार क्रांति महासम्मेलन वर्चुअल सम्मेलन होना है, जो हम लोग का पहला चरण में कांटी विधानसभा और पारू विधानसभा में 15 तारीख को रखा गया है। 11 बजे से पारू में और 2 बजे से कांटी में। उसकी तैयारी के लिए और अभी डिजिटल मेंबरशिप ड्राइव हो रहा है पूरे ज़िले में। उसमें प्रखंड अध्यक्षों से कि कितना कौन बना रहे हैं, इस पर चर्चाएं हुई हैं संगठन को चुस्त दुरुस्त करने के लिए। और साथ में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जी के प्रति आस्था व्यक्त हमारे तमाम प्रखंड अध्यक्ष और जितने वरिष्ठ कांग्रेसी नेता हैं सब लोगों ने आस्था व्यक्त किया है। और पुनः पूर्व कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती राहुल गांधी जी से आग्रह किया गया है कि प्रस्ताव पारित किया गया है कि वह पुनः अध्यक्ष पद स्वीकार करें और पार्टी को जान फूंकने का काम करें। इसलिए कि राहुल गांधी जी के लीडरशिप में पंजाब, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की चुनाव हुई है और हम लोग भारी मत से विजय हुए हैं। कि कांग्रेस पार्टी का जो वोट है सभी जाति सभी धर्म के लोगों में है और कांग्रेस की ओर देख रहे हैं। आज अगर गठबंधन होता है तो गठबंधन को भी फ़ायदा होगा। अगर ये सब सीट पर कांग्रेस पार्टी को अगर लड़ाएंगे तो राजद की भी जो वोट बैंक है उसमें बढ़ोतरी होगी। जो हमारे गठबंधन के भी उम्मीदवार हैं उनमें बढ़ोतरी होगी। इसलिए हम मांग किए हैं। साथ में वर्चुअल महासम्मेलन, बिहार क्रांति महासम्मेलन वर्चुअल सम्मेलन जो कांटी पारू में है उसकी तैयारी हम लोग कर रहे हैं। इसका जायजा लिए हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये डिजिटल सम्मेलन में जुड़े। उसका लिंक हम लोग सारे जनता को भेजेंगे। जो हमारे राष्ट्रीय नेता, प्रांतीय नेता जो संबोधन करेंगे उसका लाभ हमारे पार्टी को भी पहुँचे, जनता को भी पहुँचे। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के लिए 100% मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इस दौरान करोड़ों मास्क की ज़रूरत पड़ रही है। इसे देखते हुए सरकार ने जीविका को मास्क तैयार की जिम्मेवारी सौंपी है। सरकार के इस निर्णय के बाद से जीविका दीदियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। आगामी विधानसभा चुनाव में मतदाताओं के लिए 100% मास्क का उपयोग अनिवार्य कर दिया गया है। इसे देखते हुए बिहार में अचानक करोड़ों मास्क की आवश्यकता पड़ रही है। मतदाताओं और चुनाव कर्मियों को आसानी से मास्क उपलब्ध हो, इसके लिए सरकार ने जीविका से मास्क तैयार कराएगी। सरकार के इस निर्णय से जीविका दीदियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मुजफ्फरपुर में इसके लिए 10-10 जीविका दीदियों का समूह बनाकर मास्क बनाने का निर्णय लिया गया है। मुसहरी प्रखंड की मौसम जीविका महिला संकुल संघ के सचिव अंजलि कुमारी ने बताया कि 10 दीदी की एक टीम बनाकर मास्क बनवाई जा रही है। वहीं संजू कुमारी ने बताया कि मास्क निर्माण से तो जीविका जुड़ी हुई है, इससे कोरोना में रोजगार आमदनी भी जीविका दीदी को हो रही है। वहीं बिहार में चुनाव होने जा रहे हैं जिसमें बड़े पैमाने पर मास्क की आवश्यकता होगी। देखिए भैया, हम लोग को अभी तो लॉकडाउन है तो हर दुकान वगैरह ये सब तो बंद है। लोग कपड़ा जाते हैं तो दुकानदार के अगर कोई जान पहचान का है तो उसके यहाँ जाकर उससे बात करके उनसे अपना कपड़ा थान में से खरीद लेते हैं। 50 मीटर, 60 मीटर, 100 मीटर अपना खरीद लिए, वो थान खरीद लेते हैं। उसके बाद आते हैं लेके, उसके बाद घर पे जो गरीब दीदी सब है उसको अपना मशीन है, 5-10 मशीन है, दीदी सबको दे देते हैं। वो दीदी सबको जो 5 रुपये बात किए हुए हैं कि 5 रुपये एक मास्क बनाइएगा तो आपको देंगे, उस हिसाब से सभी दीदी मिलकर अपना मास्क तैयार करते हैं। एक दिन में 100-150 मास्क तैयार करते हैं। उसके बाद हम लोग CLF को देते हैं। CLF से बताया गया है कि आप लोग को 10 रुपये 15 रुपये देंगे, जिस हिसाब से कपड़ा रहेगा उस हिसाब से तो जाके देते हैं। उसके बाद हम लोग को जो पैसा होता है उसको जोड़कर उसके बाद अकाउंट पे हम लोग को दिया जाता है। राशन कार्ड का ऊपर से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ऑर्डर दिया कि जिन दीदी का राशन कार्ड नहीं है उन दीदी का जीविका दीदी के द्वारा राशन कार्ड का फॉर्म आता है, फॉर्म भर के देना है। तो हम जितने भी CM दीदी है जो कैडर लोग हैं उन लोग को बताए हैं, तो दीदी सब जाकर फील्ड में अपना बाइक तो अभी बंद है, साइकिल से पैदल जाके हम लोग क्या करते हैं उन दीदी से पूछते हैं, सभी दीदी से जाके घर घर पूछते हैं कि दीदी आपका राशन कार्ड में नाम है,
दीदी जिसका है उसका छोड़ देते, जिसका नहीं है उसका क्या करते फॉर्म लेते, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और उसका बच्चे का भी आधार कार्ड जिसका नहीं है राशन कार्ड, और सबको क्या करते फॉर्म भर के उस पर सिग्नेचर करवा के तो फिर जाके CLF ऑफिस में देते, वहाँ से BPI में दिया जाता है। उस दीदी जीविका दीदी के द्वारा जो हम लोग को ब्लॉक से डिमांड मास्क के लिए बोला गया है, हमारी जीविका दीदी मास्क बना रही है। करीब 15-20 दीदी मास्क बनाती है और मास्क बना के यहाँ BPI में जमा होता है, यहाँ से हम लोग ब्लॉक में जमा करते हैं। और एक राशन कार्ड पर काम हो रहा है। राशन कार्ड जो दीदी का नहीं बना हुआ है, हमारी करीब 150-200 CM जो 150-200 दीदी जो है ये राशन कार्ड का सर्वे कर रही है, हाँ, घरे घर, और उसका फॉर्म भर रही है। तो फॉर्म हम लोग यहाँ मंगवा रहे हैं, उसको बढ़िया से चेक करवा रहे हैं, हाँ, और राशन कार्ड पे करीब 150 CM काम कर रही है हमारी दीदी सब और मांग कर रही है। दीदी जो है वो थान का कपड़ा लेती है, समझ गए, उसके पास सिलाई मशीन खुद का है, हाँ, वो सिलाई मशीन से मास्क तैयार करती है और मास्क बना के हम लोग यहाँ मंगवाते हैं। अब ब्लॉक में हम लोग भेजते हैं। ब्लॉक जैसे कि मास्क का होता है डबल लेयर का मास्क, तो उसका 15 रुपया, 10-15 रुपये, किसी का 10 रुपया, किसी का 15 रुपया, किसी 20 रुपया, वो वहाँ ब्लॉक में रेट लगाते हैं। वहाँ पर हम रिसीविंग देते हैं, वहाँ से रिसीविंग लेते हैं और उस ब्लॉक जब पेमेंट करता है तो हम लोग दीदी को पेमेंट करते हैं। सोमवार की शाम पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी का निधन हो गया। इसके बारे में उनके बेटे अभिजीत मुखर्जी ने ट्वीट कर यह जानकारी दी। दरअसल पिछले कुछ दिनों से पूर्व राष्ट्रपति काफ़ी बीमार चल रहे थे और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां वह वेंटिलेटर पर थे, और आज शाम उनका निधन हो गया, जिसके बाद देश भर में शोक की लहर दौड़ गई है। वहीं राजनीतिक गलियारों में उनके निधन के बाद शोक का माहौल है। आपको बता दें कि पूर्व राष्ट्रपति राजनीतिक सफर में कई शीर्ष पदों पर रहे, जिसमें वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री का भी पद शामिल है, और 2012 से 2017 तक वह राष्ट्रपति रहे। उनके कभी कांग्रेस का संकट मोचन कहा जाता था। उनके मृत्यु से राजनीतिक जगत में शोक की लहर दौड़ गई है। भारत के पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी जी के निधन पर जिला राष्ट्रीय जनता दल परिवार एवं जिला प्रवक्ता की ओर से इनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए सच्ची श्रद्धांजलि एवं श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। पूर्व राष्ट्रपति वयोवृद्ध कांग्रेस के वरिष्ठ नेता स्वर्गीय प्रणब मुखर्जी जी आज हम लोगों के बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी जो महानता थी और जब तक वह मंत्री पद या राष्ट्रपति पद या किसी पद पर संगठन के पद पे रहे, बहुत अच्छा से वह निर्वाहन किए और आज एक दशक पुराने नेता थे जो हम लोग के बीच नहीं रहे हैं। जिला कांग्रेस कमेटी मुजफ्फरपुर शोक संवेदना व्यक्त करती है। मुजफ्फरपुर से उनका काफ़ी लगाव था। मुजफ्फरपुर की लीची बड़ी चाव से खाते थे, याद करते थे मुजफ्फरपुर को, और 1992 में वित्त मंत्री के रूप में स्वतंत्रता सेनानी समारोह में जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय तिलक मैदान में आए थे और स्वतंत्रता सेनानियों को वह सम्मान किए थे शॉल ओढ़ाकर। वो दिन हम लोग भुला नहीं पाएंगे। आज की खबरों में फिलहाल इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज़ परिवार को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।